नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। शब्द बहुत छोटा सा होता है, नौकरी, रोजगार, लेकिन दरअसल किसी भी देश के आर्थिक मॉडल को लेकर ये एक ऐसी बिसात होती है जिस पे लगता है देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और शायद यही वजह है इस देश के भीतर कि सांसदों की साख, राजनेताओं पर से उठता भरोसा, सिस्टम को लेकर टूटता भरोसा या फिर कम होती उम्मीद, ये सारी स्थितियां जागती है। बात आज इस पे जरूर होगी, लेकिन पहले एक बेबस सांसद की बात सुन लीजिए। की बात नहीं, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है। और लगभग 1940 बल्कि 1940 पत्र लिखे हैं और ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादातर पत्रों में जवाब नहीं आता है, और कुछ में अगर आता है तो आपका पत्र मिल गया है, और कुछ में कहेंगे कि आई एम हैविंग मैटर लुक्ड एट इट, और कुछ में कि इट कांट बी कंसिडर्ड। एक तरह से रिप्लाई हो गई है। तो एक 1.5 दशक से मैं देख रहा हूँ कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। दरअसल जो दर्द है, हमारे संवाददाता हिमांशु पहुंचे थे उनके पास, लेकिन बात तो दूसरे दर्द की है। इस देश के भीतर सबसे ज्यादा रोजगार राजनीतिक दलों में ही होता है और सियासत में ही होता है। इससे इतर जो रोजगार है वो कहां पर है, इसे टटोलने के लिए आइए आज शुरुआत करते हैं उस आरक्षण से जो पहली बार उनको भी दिया गया जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, ऊंची जाति के हैं। तो गुजरात में पाटीदारों ने आरक्षण के लिए जो हंगामा मचाया, जो तबाही मचाई, राज्य में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा कर दी, उसका फल उन्हें मिल गया। सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों समेत आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्रा छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा। तो विकास की मार में जमीन गंवाते पटेल समाज के लिए यह राहत की बात है कि जिनकी कमाई हर दिन 2500 की है, उन्हें भी आरक्षण मिल गया। यानी सरकारी नौकरी का एक ऐसा आसरा जिसमें नौकरी कम, सियासत ज्यादा है। यानी आरक्षण देकर जो सियासी राजनीतिक बिसात अब बीजेपी बिछाएगी, उसमें उसे लगने लगा कि अगले बरस गुजरात में अब उसकी हार नहीं होगी। और ये नजारा हरियाणा के जाट आंदोलन का है। आरक्षण इन्हें भी चाहिए था और आरक्षण की मांग करते हुए करीब 33,000 करोड़ की संपत्ति स्वाहा इस आंदोलन में हो गई। धमकी सरकार गिराने तक की दे दी गई तो आरक्षण भी मिल गया। लेकिन यह सवाल दोनों जगहों पर गायब है कि नौकरी है कितनी, और जिस जमीन और खेती को गंवाकर आरक्षण की राजनीति के रास्ते देश निकल रहा है, उसका सच आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएगा। क्योंकि गुजरात में पटेल समाज की 12% खेती की जमीन विकास ने हड़प ली। हरियाणा में जाट समाज की 19% जमीन विकास ने ही हड़प ली। किसानों की कमाई में 27% की गिरावट बीते 3 बरस में आई है। और अगर आरक्षण के जरिए नौकरियों की चाहत है तो हालात है कितने बुरे, इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि गुजरात में 11,179 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, तो हरियाणा में 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और देश की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में जा रही है, उसमें बिना रोजगार विकास का नारा कहीं ज्यादा बुलंद है। कैसे, आइए जरा इसे भी समझते हैं। जी, और समझने की प्रक्रिया में आपको समझना होगा इस देश में कितनी बड़ी तादाद में रोजगार जिनके पास नहीं है, और जिनके पास रोजगार है उनकी कितनी तादाद है। हमें लिखना पड़ा नौकरी की नो एंट्री। क्यों लिखना पड़ा, आइए जरा इस रिपोर्ट के जरिए अब शुरुआत करते हैं इस देश के भीतर की नब्ज को पकड़ के कि दरअसल सरकारों के पास वाकई कोई मॉडल क्यों नहीं है। तो देश का असल सच तो यही है, जहां देश भर में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 2,71,90,000 है, तो वैसे बेरोजगार जो रोजगार दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए, उनकी संख्या 5,40,00,000 है। और पूरे देश में सरकारी नौकरी करने वाले महज 1,70,00,000। यानी जिस वक्त बिना रोजगार विकास के रास्ते मोदी सरकार चल पड़ी है और आरक्षण की मांग के लिए
पटेल समाज से लेकर जाट समाज आरक्षण पाकर खुश है, उस दौर का सच यह भी कि बीते 9 बरस में देश में सरकारी नौकरी में 25 लाख नौकरियों की कमी आ गई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि विकास की सोच प्राइवेट नौकरियां पैदा कर रही है। मोदी सरकार खुश है कि जीडीपी से लेकर निवेश में विकास हो रहा है, लेकिन सच तो यही है कि भारत रोजगार रहित विकास की राह पर चल पड़ा है। नौकरियों का हाल क्या है यह भी समझ लीजिए। देश के प्रमुख 8 कोर सेक्टरों में बीते बरस सबसे कम रोजगार पैदा हुआ। 2015 में सिर्फ 1,35,000 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि 2011 में 9 लाख तो 2013 में 4,19,000 युवाओं को नौकरी मिली थी। इस लिहाज से देखिए तो नौकरियां हैं ही नहीं। यानी जिस वक्त जीडीपी को लेकर सरकार अपना डंका दुनिया में यह कहकर बजा रही है कि दुनिया में छाई मंदी के बीच भी भारत की जीडीपी 7.7% है, तो इसका दूसरा सच यह भी कि रोजगार दर फकत 1.8% है। हर महीने 10 लाख युवा जॉब मार्केट में कूद रहे हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकारी नौकरियां कम तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में नौकरियों में 100% से ज्यादा तक की कमी। जरा हाल देख लीजिए। 1996-97 में सरकारी नौकरी में जहां 1,95,00,000 लोग थे, वहीं अब घटकर 1,70,00,000 रह गए। तो केयर रेटिंग सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार के दौर में पहले बरस यानी 2014-15 में 1,072 कंपनियों ने सिर्फ 12,760 नौकरियां ही पैदा की, जबकि उससे पहले 2013-14 में 1,88,371 नौकरियां निकली थी। तो क्या डिजिटल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया तक मोदी सरकार की तमाम योजनाएं आकर्षक दिखाने भर की हैं, लेकिन रोजगार पैदा नहीं करती? और अगर ऐसा हो चला है तो फिर बड़ा सवाल यही, रोजगार रहित विकास का मतलब है क्या? रोजगार पैदा ही नहीं होंगे तो पढ़ा लिखा युवा जाएगा कहां? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि अगले 35 बरस में भारत उन देशों में होगा जहां रोजगार सबसे बड़ा संकट होगा। और फिर इससे कौन इनकार करेगा? पेट भरने के लिए रोजगार तो चाहिए ही। मुश्किल इतनी बार नहीं है। आप ये ना सोचे कि मोदी सरकार के दौर में रोजगार नहीं तो मुश्किल है। मुश्किल यह भी है, मनमोहन सिंह के दौर में रोजगार जो दिया जा रहा था वो कैसे फर्जी अर्थव्यवस्था को आगे चकाचौंध की दृष्टि से देखने की सोच थी। हम उसको दिखाएं उससे पहले हर माँ बाप के भीतर सपना बच्चों को लेकर क्या होता है? उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर नौकरी। आलम क्या हो चला है देश का, यह भी देख लीजिए। मम्मी पापा, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया, लेकिन टेस्ट में जो मेरे नंबर आए हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि मैं कभी इंजीनियर बन पाऊंगी। मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर देना। यह है मौजूदा वक्त का सच। खुदकुशी कर चुकी बेटी का खत उस माँ बाप के नाम जिन्हें लगता रहा अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेहतर ट्यूशन, नौकरी दिला देगी, लेकिन बावजूद इसके इम्तिहान में अगर कम नंबर आए तो फिर तनाव ऐसा कि मौत को ही गले लगा लिया। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तृप्ति राजस्थान के कोटा के इंदिरा विहार में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन माँ बाप के सपने इम्तिहान से कम नंबरों में ऐसे धूमिल हो गए कि हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर तृप्ति ने जान दे दी। और उसमें ये माना है कि भाई मैं मानसिक रूप से इंजीनियर बनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसने कहा कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरी पसंद के थे, उस क्षेत्र में मैं जाना चाह रही थी, परंतु चूंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं इंजीनियर ही बनूं, परंतु मेरी किस्मत में क्या था ये मैं नहीं कह सकती। काफ़ी कुछ बातें उसने लिखी, उन बातों से रिफ्लेक्ट होता है कि वो डिप्रेशन में थी। तो देश में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए मशहूर कोटा का नया सच खुदकुशी वाले शहर में हो चला है, वह भी पढ़े लिखे छात्रों की खुदकुशी वाले शहर में। क्योंकि पिछले बरस कोटा में 48 होनहार छात्रों ने खुदकुशी कर ली और तृप्ति इस बरस 7वीं बच्ची है जिसने खुदकुशी की। हर खुदकुशी के पीछे का दर्द रोजगार है। माँ बाप के सपने कि नौकरी मिल जाए अदद उसके बच्चे को, और देश की त्रासदी ऐसी कि रोजगार है ही नहीं, और इन सब के बीच शिक्षा के गिरते स्तर पर किसी का ध्यान नहीं, और इन सब के बीच कुकुरमुत्ते की तरह उच्च शिक्षा के नाम पर खुलते संस्थानों की भीड़ शिक्षा कैसी दे रही है, इस पर भी सरकार आंख मूंद लेती है।
क्योंकि एसोचैम की रिपोर्ट साफ बताती है कि देश के 5,500 मैनेजमेंट स्कूलों से ग्रेजुएट होने वाले 93% छात्र नौकरी के लायक नहीं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि घटिया क्वालिटी की पढ़ाई के चलते हर कोर्स पर 5 लाख रुपए खर्च करने वाले छात्रों को 10,000 की नौकरी मिलना भी मुश्किल है या उन्हें दी ही नहीं जा सकती। और यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि भले IIM और IIT के छात्रों को नौकरी की दिक्कत ना हो, लेकिन मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पढ़ाई की क्वालिटी यहाँ भी गिरी है। तो देश का असल सच तो यही है कि विकास रोजगार से जुड़ नहीं रहा। शिक्षा सिवाय डिग्री समेटने के कुछ है नहीं, और डिग्री पैसों के जरिए कमाई का एक ऐसा धंधा है जिसमें हर के सपने टूटेंगे और सरकार का ध्यान भी उस आरक्षण पर जा टिका है जो सत्ता तो दिला सकता है लेकिन किसी की जिंदगी नहीं बचा सकता। तो मौजूदा वक्त से निराश अगर हो चले हैं तो फिर अतीत से भी निराश होना सीख लीजिए। हम आपको दिखाते हैं मनमोहन की इकोनॉमिक्स का वो ढांचा जिसमें बहुत रोजगार था। कैसा रोजगार था, पैसा कहां से आ रहा था, यह भी समझ लीजिए। दर्जनों कंपनियों की यह फहरिस्त खासी छोटी है, क्योंकि इस फहरिस्त में देश की छोटी बड़ी 2000 से ज्यादा कंपनियां आपको जोड़नी होंगी, जिसमें काम करने वाले लोगों की तादाद 20 लाख पार कर जाएगी और देश की सत्ता खुश हो जाएगी कि भारत विकास की राह पर खूब रोजगार पैदा हो रहे हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, देश के बैंकों को चूना लगाकर जो विजय माल्या लंदन भाग चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि भारत नहीं लौटेंगे, तो उसी विजय माल्या को बैंकों ने कर्ज दिया। उसी कर्ज से विजय माल्या ने कंपनियां खोली। उन्हीं कंपनियों में करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल गए और उसी रोजगार को देश के विकास से जोड़ दिया गया। और अब जब माल्या सब कुछ लुटा चुके हैं तो सारी कंपनियां बंद हैं, सारे रोजगार खत्म हो चले हैं। और संसद से सड़क तक बहस इसी बात को लेकर हो रही है कि विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द हो चुका है और उन्हें देश कब लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा। Definitely would like to return to India. Right now things are flying at me fast and furious. My passport has been revoked. I don't know what the government is going to do next. तो मनमोहन सिंह के दौर के किंग ऑफ गुड टाइम्स मोदी सरकार के दौर में भगोड़ा बन चुके हैं। लेकिन सवाल वही उलझा है, क्या देश के पास कोई अपना इकोनॉमिक मॉडल नहीं है? क्योंकि मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक मॉडल में विजय माल्या हर बरस 2-4 कंपनियां खोल रहे थे। मार्च 2012 में 6,185 कर्मचारी काम करते थे। तकरीबन देश के 80,000 से 1 लाख लोगों को माल्या ने रोजगार दिया था और माल्या के यूबी ग्रुप में कर्मचारियों का औसत वेतन 2,28,258 रुपए से 8,85,470 रुपए तक महीने का था। यानी माल्या ने पैसा बनाया तो पैसा बांटा भी, और सच कहा जाए तो पैसा डुबोकर भी पैसा बांटा। क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस डूबने की स्थिति में माल्या ने सरकारी बैंकों से ये कहते हुए ही कर्ज ले लिया कि कंपनी चलेगी तो रोजगार बढ़ेगा, और बैंक भी कर्ज देते रहे। लेकिन जब कंपनी डूबी तो कर्मचारी सड़क पर आ गए और माल्या राजनीति के रास्ते पैसा लेकर लंदन भागने में कामयाब हो गए। तो सवाल बड़ा है, फर्जी विकास की राह पर क्या भारत चल पड़ा है? अब फर्जी विकास रोका गया तो फर्जी मॉडल ढह रहा है, और फर्जी मॉडल के ढहने ने देश में रोजगार ही खत्म कर दिया है। लेकिन क्या वाकई अब कहीं इंतजार काले धन पर नकेल कसने का हो रहा है, या फिर कहीं एनपीए पर नकेल कसने की बात भी हो रही है, या फिर कहीं माल्या सरीखों पर कार्रवाई हो, इस बात का भी जिक्र हो रहा है? कुछ हमने दस्तावेज मांगे भी थे बैंक से, वो भी हमारे पास आ गए, और सारी परिस्थिति देख के हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनको राज्यसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो सवाल वही, विजय माल्या देश लौट भी आए तो क्या होगा? क्या वो सहारा के सुब्रत राय की तर्ज पर जेल में रहेंगे, या फिर वसूली के उन रास्तों पर सरकार कोई नीतिगत फैसला लेगी जिससे विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वाकई देश में लाया जा सके, पनामा पेपर के लीक होने के बाद उन चेहरों पर लगाम कसी जा सके, और 6,000 से ज्यादा कारोबारियों की फहरिस्त जिन्होंने हजारों कंपनियां खोलकर देश के बैंकों को चूना लगा दिया और खुद रईसी में रहे, उन पर वाकई कोई लगाम लगाई जा सकेगी? या फिर ये कहा जाए, मनमोहन सिंह ने जिस आवारा पूंजी को हवा दी उस पर कोई रोक लगाने की स्थिति में नहीं है मौजूदा सरकार भी नहीं। हम मांग करते हैं
तो अभी मांग की गई है, कमेटी कब जाएगी, कब देगी, लेकिन हमारे संवाददाता धर्मवीर सिन्हा ने जब इसे टेलीविजन पे सुना तो उन्होंने कहा कि हम जरा हालात देखते हैं, ग्राउंड जीरो में हो क्या रहा है, जिसका जिक्र राज्यसभा में हुआ। तो जरा सुनिए वहां के लोगों की बात। वो कोई नहीं ने चोरी करता था, ने छिनारी करता था, और उसको इस तरह से कमाने खाने वाला उसको जान मारा गया है। तो हमरा तो भी डर है भाई के चलता भी, जो भाई के तो उतना सीधा था तो उसको वैसे मारा गया, और हम लोग तो कमाने खाने वाला हम लोग भी हैं, तो कैसे चलें रोड पर, इसके चलता भी हमरा भी डर है। बहुत परेशान है जी, यहाँ तो ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कुछ सुनता ही नहीं है मुसलमानों का। ये लोगों का तो छोड़िए, सरकार इस तरह का रवैया कर रही है कि साफ जाहिर होता है कि मने भेद बढ़ता जा रहा है। इसी तरह का अगर कहीं हिंदुओं के साथ घटना घटती है तो सरकार बोलती है जांच का विषय है, जांच किया जाए। और जब ये आवाज़ सरकार से उठाया गया कि नवादा में ऐसा घटना घट गया है तो सरकार बोलती है, खुद रघुवर दास मुख्यमंत्री जो झारखंड का है बोलते हैं कि कानून अपना काम कर रही है। बताइए, इसमें उनका कोई एक्शन नहीं है, और परिजन को वहाँ बुलाते हैं कि मेरे पास आइए। बताइए, छोटा लड़का है, हमको ये डर हो गया है। एक तो मार ही दिया कि अभी 5 लोग बचा, हमको डरे घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो ये नवादा झारखंड का एक गांव है, बिहार वाला नवादा नहीं है। बहरहाल इन सब के बीच लेकिन सियासत कहते किसे हैं, यह भी देख लीजिए। आजाद भारत में पहले घोटाले का दाग नेहरू पर लगा 1948 में जीप घोटाला, 1987 में बफोर्स घोटाले का दाग राजीव गांधी पर लगा और सत्ता पलट गई। 1999 में ताबूत घोटाले ने वाजपेयी सरकार पर दाग लगाया। तो पहली बार 2016 में घोटाले का दाग सत्ता पर नहीं बल्कि विपक्ष में बैठी सोनिया गांधी पर लगा है। यानी घोटाले सत्ता पलट देते हैं, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच ने या उसकी आंच ने सत्ता को सुकून दिया है कि वो गांधी परिवार को सीधे निशाने पर ले सकती है। तो सवाल 3 है। पहला, पहली बार सत्ता विपक्ष के तौर पर घोटाले को उठा क्यों रही है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? दूसरा सवाल, हर घोटाले में विपक्ष सत्ता में आने के बाद कार्रवाई का ऐलान करता है, लेकिन इस बार तो सत्ता को सत्ता में आने का इंतजार नहीं करना है, तब भी वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और तीसरा सवाल, विपक्ष को सत्ता में आने के लिए सत्ता के घोटाले को हथियार बनाना पड़ता है, लेकिन इस बार तो सत्ता घोटाले को हथियार क्यों बना रही है? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्ता वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए इंडिया एंड शिवन वाज एक्साइटेड अबाउट इट, सो या हियर शिवन विद हिज रिव्यू ऑफ द Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch and you're sure to